गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्वेश्चन लिखवाए थे मैंने आपको दो इफेक्टिव रेट की प्रैक्टिस करने के लिए, और इनफैक्ट आपसे कहा था कि कम से कम 1.5 घंटे आप पढ़ना और वो सब रिवाइज करने की कोशिश करना जो हमने पढ़ा है। तो आपको जो क्वेश्चन लिखवाए थे उसमें पहले क्वेश्चन में शायद इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है और रेट कैसी है, एनुअली है। तो बताइए उसमें सबसे पहले नॉमिनल रेट निकाली होगी आपने। उस क्वेश्चन नंबर 1 में नॉमिनल रेट कितनी आई? 15%। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी 77981। फिर दूसरा क्वेश्चन था जिसमें इंस्टॉलमेंट्स एनुअली चल रही है और रेट शायद क्या मंथली लिखवाया था, क्वार्टरली। तो उसमें पहले आपने इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करी 11.46% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी 18268। बात बहुत सिंपल सी है। अगर लीज रेंट का पेमेंट एनुअली होता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर लीज रेंट का पेमेंट एनुअली नहीं होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि पहले उस लीज रेंट को एनुअलाइज कर देंगे। कैसे एनुअलाइज करेंगे उसको? जैसे क्वार्टरली लीज रेंट है तो क्वार्टरली लीज रेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनुअलाइज लीज रेंट आ जाएगा। फिर इस एनुअलाइज लीज रेट्स की डिस्काउंटिंग इफेक्टिव रेट से करेंगे या नॉमिनल रेट से? बताओ। कंपाउंडेड एनुअली वाली रेट से करेंगे या कंपाउंडेड हाफ ईयरली टाइप की? एनुअली, क्योंकि आपने लीज रेंट को ऑलरेडी क्या कर दिया है, एनुअलाइज्ड कर दिया है। उससे फिर आप डिस्काउंटिंग कर सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा अगर लोन ऑप्शन मंथली आ गया, लीज में तो ठीक है, लोन ऑप्शन मंथली आ गया तो बहुत जानलेवा साबित हो जाएगा वो, उसमें एग्जैक्ट आंसर फिर निकाला ही नहीं जा सकेगा। 5 साल का प्रपोजल है मान लो, और आपको ये बोला गया है कि मंथली इंस्टॉलमेंट में लोन का रीपेमेंट होगा, तो 60 इंस्टॉलमेंट में लोन का रीपेमेंट करेंगे आप। चलो मंथली इंस्टॉलमेंट को तो आप एनुअलाइज कर लेंगे वही तरीके से जो मैंने कल बताया, इंटू 12 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर करके। डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट भी आप साल में एक बार ले लेंगे। पर अब जो इंटरेस्ट है वो तो हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ इंटरेस्ट है। तो अगर आपको एकदम सही आंसर चाहिए तो आपको 60 महीनों का लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। 5 साल मंथली इंस्टॉलमेंट, 60 महीने का लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओ और फिर उस टेबल में से 12-12 महीने के इंटरेस्ट को ऐड कर लो। 1 से 12 महीने के इंटरेस्ट को जोड़ लिया, 13 से 24 को जोड़ लिया, और फिर उस पर साल के एंड में एक बार टैक्स बेनिफिट लो। बहुत कम्बरसम हो जाएगा ये, इसलिए यूजुअली लोन ऑप्शन मंथली टाइप से नहीं पूछा जाता है। बाय द वे आ जाए जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो फिर मेरा ये कहना है कि फिर आप उसको मंथली मत सॉल्व करो, एनुअली ही कैलकुलेट करो लोन इंस्टॉलमेंट और एनुअलाइज्ड फॉर्म में ही उसको सॉल्व कर दो, क्योंकि मंथली तो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम सिर्फ किसकी है? लोन अमोर्टाइजेशन टेबल की। बाकी दिक्कत नहीं है, इंस्टॉलमेंट को एनुअलाइज कर लेंगे, डेप्रिसिएशन तो साल में एक बार ही लगेगा, वो तो मंथली लगना भी नहीं है। पर हर इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको बाइफरकेट करने के लिए लोन टेबल बनेगी, वो बहुत महंगी पड़ जाएगी। चलो और एक क्वेश्चन है, हाँ उसके पहले और एक कंसेप्ट है। ये एडजस्टमेंट फैक्टर
या तो दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं दिया गया है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, इफेक्टिव रेट डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेट। इफेक्टिव रेट मतलब क्या? एनुअली कंपाउंडेड रेट और मोर देन वंस इन ए ईयर वाली रेट। हाँ, एनुअली कंपाउंडेड रेट बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट कंसेप्ट है, आपको फोकस करना पड़ेगा। और नॉमिनल रेट कौन सी वाली लेंगे यहाँ? मंथली वाली लेंगे फॉर्मूला में, या क्वार्टरली वाली, या हाफ ईयरली वाली? कोई भी एक अपनी पसंद से। लीज रेंट का पेमेंट जिस फ्रीक्वेंसी पर हो रहा है, सपोज लीज रेंट इज पेड मंथली, तो फिर नॉमिनल रेट कौन सी वाली लेंगे? मंथली। इफेक्टिव रेट डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेट विल गिव यू एडजस्टमेंट फैक्टर। लेकिन एक प्रॉब्लम और आ जाएगी, अगर ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इन एडवांस हो, हर महीने के एंड पे लीज रेंट नहीं देना है, हर महीने के बिगिनिंग पे लीज रेंट देना है, या हर क्वार्टर के बिगिनिंग पे देना है, या हर हाफ ईयर के बिगिनिंग पे देना है, तो ऐसे में बाकी कोई फर्क नहीं आएगा, केवल एडजस्टमेंट फैक्टर को आपको चेंज करना पड़ेगा। सुनो, आप क्या करते हो, यू टेक द इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय m and मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, तो एनुअलाइज्ड इंस्टॉलमेंट आ जाती है। कल मैंने आपको बताया था कि कंसेप्चुअली ऐसा करके आप इंस्टॉलमेंट्स की फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं। जो मंथ एंड पर चलने वाली इंस्टॉलमेंट है, लीज रेंट है, उसको आप कहां पहुंचा देते हैं? ईयर एंड पर पहुंचा देते हैं। एनुअलाइज करने का क्या मतलब? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स को ईयर एंड पर इकट्ठा कर देना। अब अगर ये मंथली इन बिगिनिंग, क्वार्टरली इन बिगिनिंग, हाफ ईयरली इन बिगिनिंग है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर जो है थोड़ा सा बदल जाएगा। एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला ऐसे केस में होगा, इफेक्टिव रेट डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेट इंटू 1 प्लस आर। अरे बिगनिंग में है मतलब एन्युटी ड्यू हो गई ना। हेलो, बिगनिंग में है मतलब क्या हो गई? एन्युटी ड्यू। और सारे एन्युटी ड्यू के फॉर्मूला क्या होते हैं? उसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? 1 प्लस आर। तो आप क्या करेंगे? इंटू 1 प्लस आर कैसे आएगा वो बताता हूं। नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय एम। इफेक्टिव रेट को तो आप एम से डिवाइड कर भी नहीं सकते हो, उसको तो साल में एक ही बार यूज करना है। वो नॉमिनल रेट ही है जो साल में एम टाइम्स यूज हो जाती है। तो आप सबसे पहले एक नोट लिखिए अपनी कॉपी में, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर फॉर, क्या लिखा आपने? फॉर इंस्टॉलमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। फॉर इंस्टॉलमेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एडजस्टमेंट फैक्टर इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट डिवाइडेड बाय नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस NR बाय M। ठीक है। एक दूसरा नोट आप लिख लो, इंग्लिश। मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली
इंस्टॉलमेंट्स को एन्युअलाइज करने का मतलब यह है कि, एन्युअलाइज करने का मतलब यह है कि हम उनको ईयर एंड, हम उनको ईयर एंड पर इकट्ठा कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, ईयर एंड पर इकट्ठा कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, ये इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पर भी है, ये इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पर भी है, तो भी एडजस्टमेंट फैक्टर उनको एंड ऑफ द ईयर पर, तो भी एडजस्टमेंट फैक्टर उनको एंड ऑफ द ईयर पर ले जाता है। मतलब यह है कि कोई क्वेश्चन आएगा, लीज रेंट इज पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम लीज रेंट मंथली लेंगे, उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बिगिनिंग वाले एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एनुअलाइज लीज रेंट आएगा। और वो एनुअलाइज लीज रेंट हर साल के बिगिनिंग पे नहीं आएगा, वो एनुअलाइज लीज रेंट हर साल के एंड पर आएगा। तो फिर उसकी डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से करेंगे या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू से करेंगे? एन्युटी या ड्यू? एन्युटी ऑब्वियसली। कहीं आपको ऐसा नहीं लगे ये बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे था तो ड्यू से करूं, अरे बिगिनिंग ऑफ द मंथ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एंड ऑफ द ईयर एंड देयरआफ्टर यू विल हैव टू यूज द नॉर्मल एन्युटी फॉर्मूला, नॉट द एन्युटी ड्यू फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना। In the above question, assume that lease rent is payable in advance. बस बाकी सब कुछ सेम है। लीज रेंट कितना है? 35,000 पर मंथ है। कॉस्ट ऑफ द असेट 180 लाख है। लाइफ ऑफ द असेट 3 इयर्स है। 12% की डिस्काउंटिंग रेट है। लेकिन एडजस्टमेंट फैक्टर ऊपर तो दिया था 1.0539 और नीचे यहां क्वेश्चन 24 में एडजस्टमेंट फैक्टर दिया है 1.0639। क्या आपको लगता है कि बिगिनिंग वाला एडजस्टमेंट फैक्टर एंड वाले एडजस्टमेंट फैक्टर के कंपैरिजन में बड़ा होगा? डू यू थिंक सो? हाँ, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसमें 1 प्लस NR/M को आपने मल्टीप्लाई किया है। तो जरा लीज ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन नंबर 24 में। लोन तो सेम ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है।
कितना 6.3 लाख था क्या लीज रेंट, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 12 से और 1.0639, तो एनुअलाइज लीज रेंट हो जाएगा कितना, फिर से 80 पॉइंट, ये एनुअलाइज हो गया। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, 12% का 3 साल का फैक्टर कितना है, 2.4018, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी 193.18 और टैक्स बेनिफिट तो वही जो कल था वही रहेगा, 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 35% मल्टीप्लाइड बाय 2.4018 63.55 और इसीलिए फाइनल आंसर कितना आ गया 129.63। कुल मिला के ये कल वाला ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा डिक, और आज ये क्या है 6 है, तो एन्युटी ड्यू वाला ही जो चीज है वो 5 की जगह यहां 6 होने की वजह से एडजस्ट हो गई है, बस एडजस्टमेंट फैक्टर बदला, ऑल अदर थिंग्स आर सेम। करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल आज करके लाना था ना आपको, यस्टरडे, टुमारो, कल करके ला, और एक दिन दिया है मैंने, ओ माय गॉड बहुत ज्यादा हो गया है, तो कल अब किसी भी कीमत पे करके लाना, लेकिन आज पूरी रात जागो और सॉल्व करके कल ले आओ, क्योंकि अभी तक तो करा नहीं होगा ना आपने, क्योंकि अभी तो कल देना है, कल कॉपी चेक होगी तो आज कौन टेंशन ले उसका। अगर लास्ट डेट नहीं हो तो हिंदुस्तान में कोई काम ही ना हो, लास्ट डेट होती है तो इस बहाने से काम हो जाते हैं। चलो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। A company has received 2 proposals from a leasing company for acquisition of an asset on lease costing rupees 1,50,000। 1.5 लाख रुपए की एसेट है और आपके पास 2 प्रपोजल है। ऑप्शन नंबर 1, द टर्म्स ऑफ ऑफर एनविसेज्ड पेमेंट ऑफ रेंटल फॉर 96 मंथ्स, 8 साल तक आपको लीज रेंट देना है ऑप्शन 1 में। ड्यूरिंग द फर्स्ट 72 मंथ्स द लीज रेंटल वर टू बी पेड एट ₹30 पर मंथ पर 1000 एंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग 24 मंथ एट ₹5 पर मंथ पर 1000। तो पहले 6 साल तक लीज रेंट 30 रुपए के हिसाब से देना है और बचे हुए 2 साल में लीज रेंट आपको 5 रुपए के हिसाब से देना है। ऑप्शन 2 को चलो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके नीचे पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रपोजल कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग पैरामीटर्स। डेप्रिसिएशन ऑप्शन 2 में काम आएगा क्योंकि वहां पर हम एसेट को खरीदेंगे। डिस्काउंटिंग रेट इज 15% कंपाउंडेड मंथली, तो आपको इसको डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। 15 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे कितना होगा 1.25% पर मंथ। बताओ ये 15% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इफेक्टिव रेट है या नॉमिनल रेट है? नॉमिनल रेट है। और अगर इस स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व करना है एनुअलाइज करके, तो पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी और फिर एडजस्टमेंट फैक्टर भी निकालना पड़ेगा। टैक्स रेट अप्लीकेबल इज 40%। तो आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करिए। सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालिए, फिर एडजस्टमेंट फैक्टर निकालिए, फिर जैसे ये 2 स्टेप बनी ना 1, 2, ऐसी 4 स्टेप बनेगी। पहले 72 महीने का लीज रेंट, उसका टैक्स बेनिफिट, अगले 24 महीने का लीज रेंट, उसका टैक्स बेनिफिट। उन चारों स्टेप को नेट करोगे तो 5वें स्टेप में क्या मिलेगा, आंसर। ट्राई टू डू इट।
16.08. Okay. Adjustment factor is 1.0722. 0720. 072 तो है ना, इसके बाद कुछ नहीं है ना, ठीक है। अब हमारी स्टेप नंबर 1, लीज रेंट। सबसे पहले हम इसको एनुअलाइज कर लें। या इनफैक्ट एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं हम लीज रेंट में पहला पॉइंट फर्स्ट 6 years। अब फर्स्ट 6 years के लिए लीज रेंट अगर आपको निकालना है तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000। 30 रुपए ही है ना, 4,500 आया। फिर इसको एनुअलाइज करने के लिए हम बोलेंगे 4,500 मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं, 12 कि 4 होगा ना कि 12 होगा, हाँ क्योंकि मंथली है तो एम कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.0720। हाउ मच, 57,888। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -57,888 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ, अब बताओ डिस्काउंटिंग इसकी 15% से करेंगे या 16.08% से? 16.08% से करेंगे, क्योंकि ये एनुअलाइज है तो हमको रेट भी कैसा चाहिए, कंपाउंडेड एनुअली। 16.08%, 6 years, 3.677। कितना हुआ, 2,12,851। ये फर्स्ट 6 years का हो गया। नेक्स्ट 2 years में भी ऐसा ही करना है, बस फर्क इतना है कि यहां डेफर्ड एन्युटी फैक्टर आएगा 7वें 8वें साल का।
next 2 years. तो 1,50,000 into 5 by 1,000, 750. 750 multiplied by 12 into 1.072, 9648. 9648 multiplied by present value deferred annuity factor at the rate of 16.08% for year 7 to 8. इसमें अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला से चलोगे तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी लोगे? 2. और नंबर ऑफ मिसिंग इंस्टॉलमेंट्स m कितना लोगे? 6. फैक्टर बताइए. 0.655. ज्यादा आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो सिंपल कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हो. कैसे? कैलकुलेटर ऑन करो. 7वें और 8वें साल के फैक्टर का टोटल लगाना है. 1 डिवाइडेड बाय 1.1608, 7 बार 7 टाइम्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.1608, 7 टाइम्स इक्वल टू, तो 7वें साल का फैक्टर आ गया. m प्लस प्रेस कर लो, ये मेमोरी में चला गया. और एक इक्वल टू प्रेस कर लो तो 8वें साल का फैक्टर आ गया. m प्लस प्रेस कर लो तो 8वां साल मेमोरी में स्टोर हो गया. मेमोरी रिकॉल करो, 0.655 आ गया. ठीक है. आपने करके नहीं देखा? आप दोनों ने जो मैंने बोला अभी करके देखा? ओके. हाँ, डेफर्ड एन्युटी, ड्यू नहीं है, डेफर्ड एन्युटी फैक्टर. हाँ, कितना आया? 6324. ये लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई. अब रही टैक्स बेनिफिट की बात, तो स्टेप नंबर 2 में ले लेता हूं टैक्स बेनिफिट. टैक्स बेनिफिट में ऐसा है कि 4,500 का लीज रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12 और कितना परसेंट टैक्स है? 40%. उसका 40% कर लो तो टैक्स बेनिफिट आ जाएगा. उस टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3.677 लगा लो. बचे हुए 2 साल के लिए 750 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12, उसका 40% मल्टीप्लाइड बाय 0.655, सब मिला के टोटल आ जाएगा. और स्टेप 3 में एनपीवी आ जाएगी. सॉल्व करो, इत्मीनान से इसको समझ के देखो.
बोलिए, वो टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कितना आ गया? 77,000 781। टैक्स बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 81,781। आपको गलत क्यों आ रहा है? बोर्ड पे से नोट चेक करो, कुछ गलत लिखा है क्या आपने? और फाइनल आंसर क्या आया? 137 ना, 1.37 lakhs। चलो काफी टाइम लगा दिया इसमें, हो गया ये। एक बार वापस से मुझे बोलने दो, टैक्स बेनिफिट कितना आया? 81,781 आया, और एनपीवी 1,37,389 आई। नोट कर लो, एनपीवी 1,37,389 अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस 500 रुपए आती है एनपीवी। हाँ तो बोलो, हाँ आती है, ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन हम देखते हैं कि इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, पार्शियली लीज है और पार्शियली लोन है। हाउ टू हैंडल इट, लेट्स सी। इसका सेकेंड ऑप्शन, under this offer a lease agreement is proposed to be signed for a period of 60 months wherein the initial lease deposit to the extent of 15% will be made at the time of signing of the agreement। 5 साल का लीज एग्रीमेंट साइन हो रहा है और असेट की जितनी कॉस्ट है उसके 15% जितना डिपॉजिट आपको इनिशियली देना पड़ेगा। असेट की कॉस्ट कितनी है, पढ़ो, 1,50,000, उसका 15% निकाला तो कितना आ गया? 22,500। तो 22,500 रुपए आपको लीज लीज डिपॉजिट देना होगा 0 ईयर पे। लीज रेंट एट ₹35 per thousand per month will have to be paid for a period of 60 months। 60 महीने के लिए आपको लीज रेंट देना है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ लीजिंग एग्रीमेंट द एसेट शैल बी सोल्ड अगेंस्ट इनिशियल डिपॉजिट। जब डिपॉजिट दिया था तो आपने एक जर्नल एंट्री पास करी थी, लीज डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश, और लीज डिपॉजिट आपकी एसेट थी। 5 साल बाद लेसर ने बोला कि एसेट तू ही रख ले, खरीद ले। आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है देने को। उसने बोला कि तेरा जो डिपॉजिट है वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। तो 5 साल बाद आपने एक जर्नल एंट्री पास करी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लीज डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट्स टू लीज डिपॉजिट। तो अब क्या होगा कि कैश तो 0 ईयर में ही लग गया, लेकिन डेप्रिसिएशन 6th ईयर से आपको चार्ज करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना पड़ेगा? 25%, वहां आगे लिखो WDV।
25% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हाँ जी, कोई मेथड नहीं दिए हो तो वो क्वेश्चन मेकर की गलती है, मेथड तो स्पेसिफाई करनी चाहिए। खास तौर से जब रेट दे दिए तब तो मेथड देना ही चाहिए। कुछ नहीं दिया है तो एसएलएम मान लेते हैं, मगर अब रेट दिए तो छपने से रह गया है। वैसे भी अब 5 साल की एसेट 3 साल की लाइफ है, 25% से कैसे एडजस्ट होगा, तो वहां WDV मेथड ही स्पेसिफाइड होनी थी। डिस्काउंटिंग रेट एट द रेट ऑफ, ये तो हो गया, टैक्स रेट भी हो गया। अब क्या करना पड़ेगा पता है, 5 साल का लीज रेंट एनुअलाइज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसके टैक्स बेनिफिट की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और बचे हुए 3 साल में मतलब ईयर 6, 7 और 8 में हम डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट क्लेम करेंगे। और लास्ट में जितनी WDV बच जाएगी, सैलवेज वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, सैलवेज वैल्यू को फिर क्या मान लेंगे, 2827 रुपए की जीरो मान लेंगे। जितनी WDV बचेगी वो पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो सुन लो स्टेप्स क्या क्या है। स्टेप नंबर 1, इनिशियल डिपॉजिट 22,500 का आउटफ्लो। स्टेप नंबर 2, लीज रेंट का आउटफ्लो। स्टेप नंबर 3, टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो। स्टेप नंबर 4, डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो, उसमें टेबल बनेगी ईयर 6, 7, 8 की। स्टेप नंबर 5, कैपिटल लॉस के टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो। करो स्टार्ट।
35 रुपए के हिसाब से लीज रेंट कितना हुआ? 5250 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.072 मल्टीप्लाइड बाय 5 साल का फैक्टर 3.26। ये 16.08% का फैक्टर है ना? कितना आया? 2,20,721। टैक्स बेनिफिट ऑन लीज रेंट 5,250 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 40% मल्टीप्लाइड बाय 3.268 इक्वल टू 82354। अब टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन सॉरी इंस्टॉलमेंट निकालते समय इनिशियल डिपॉजिट लेस करके और लीज रेंट निकालें। नहीं, डिपॉजिट तो रिफंडेबल इन नेचर है और नॉन रिफंडेबल भी होता तो लीज रेंट 35 रुपीज पर 1000 पर मंथ है, तो 1000 के ऊपर 35 है तो 150 पे कितना? डिपॉजिट माइनस करने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है, कहीं से कहीं तक नहीं। डेप्रिसिएशन 22,500 पे लगेगा। 22,500 का बताइए 25%, 5625। फिर नेक्स्ट ईयर 4219 3164। WDV भी निकाल के रख लेते हैं, काम आएगी 13,818। WDV बाद में कैपिटल लॉस निकालने के काम आएगी। इसका टैक्स बेनिफिट निकाल लो एट 40%, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो एट 16.08%। उसका टोटल लगा लो, टोटल कितना आएगा इसका? 1898 प्रेजेंट वैल्यू का टोटल। हाँ 1898 1898। बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे ना तो ये ईयर 1 2 3 के हिसाब से मत निकाल देना कहीं। आपको लगे पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3। पहले के लिए होगा 6, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 8। चेक करो 1898 सही है गलत है? डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आया? कैलकुलेटर पे टाइप करो सब लोग 22,500 रुपए। दिस इज कॉस्ट ऑफ एसेट। इस पर 25% WDV है तो इंटू 25%। 22,500 कहां से आया? चलो वहां से शुरू करते हैं। 1,50,000 की एसेट है, उसका 15% जितना डिपॉजिट दिया था तो 1,50,000 गुणा 15%, 22,500। अब 22,500 पर 25% करो 5625 माइनस इक्वल टू फिर इंटू 25%, फिर माइनस
इक्वल टू फिर इंटू 25%, फिर माइनस इक्वल टू करोगे तो WDV आ जाएगी, उसको संभाल के रख लो, बाद में काम आएगी। WDV कितनी आई? 9492। तो पहले जिसने 13,000 बोली थी वो गलत थी। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं दिया है, मतलब जो लेसर है वो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि लेसर विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो वी वुड हैव चार्ज्ड इट। उसको हम अपनी इनकम भी बताते हैं, फिर उस पर टैक्स भी लगाते हैं। ये बैग्स किसके पड़े बेटा? पैर में आ रहे हैं बार बार। उसको अंदर ऊपर रखो ना, ले गया आपके पास। क्या ये 1898 आता है? अब टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस क्या 9492 ये WDV है, और इनफैक्ट यही कैपिटल लॉस है क्योंकि सैल्वेज वैल्यू तो 0 मानी है हमने। नाइन 9492 पर कितना परसेंट? 40%। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फैक्टर बताओ। 303 1 1150 ना? 52। ओ माय गॉड। IPCC में तो मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चे ये 50-52 करेगा उसको अगले दिन डेसिमल के बाद 25 डिजिट तक एक्यूरेसी के साथ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लाना पड़ेगा। FM सब्जेक्ट वैसे भी फोरकास्टिंग का है और फोरकास्टिंग में राउंडिंग चलती है, वहां एक्यूरेसी की क्या गुंजाइश? क्या सैलरी पैकेज मिलेगा आपको CA बनने के बाद? पहला बोलो, चलो फोरकास्ट करो, कम ऑन हरी अप। 10,000? ए भगवान, नहीं मैं सालाना पूछ रहा हूं, शायद आप 10 लाख बोलना चाहते होंगे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। 8 लाख। है तो इसमें से 555 पैसे ही मिलेंगे तुमको बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और बताओ क्या मिलेगा, जल्दी बताओ। 40+। उम्र बता रहे हो, पैकेज बता रहे हो? बेटा जब बात फोरकास्टिंग की होती है ना तो वो राउंडिंग में चलता है, नहीं तो खाली आखिरी के पैसे मिलते हैं, पीछे के रुपए सब गायब हो जाते हैं। फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए थोड़ा राउंडिंग एरर है इधर उधर। उसकी चिंता करने की जगह वो शुरू की 3 डिजिट मिल रही है कि नहीं उसकी चिंता करो आप। 2,52,000 में से 2 लाख मिल रहा है कि नहीं वो देखो। चलो बताओ, एक बार फिर से बोलिए। 157
8 17 1,58,000 रुपए की एनपीवी आती है। 1.58 lakhs नेगेटिव एनपीवी है और फर्स्ट ऑप्शन की एनपीवी कितनी थी? 1.37 lakhs। So option 1 is much better than option number 2। ये हाइब्रिड ऑप्शन था ऑप्शन 2। 5 साल तक लीज चला और उसके बाद फिर ऑनर बना दिया इसने आपको। एग्जाम में ऐसे नए तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें जैसा ऑप्शन 2 आपने करा है। ऐसे अलग अलग सेल एंड लीज बैक का एक क्वेश्चन आएगा, वो जो अभी आपने जिन बच्चों ने कंपाइलर कर लिया है करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल, उसमें एक क्वेश्चन है कि 5 लाख की असेट है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है और उसको आपने बेच दिया और फिर वापस खरीद लिया और बचे हुए पैसे को ब्याज पे चला दिया और ब्याज की भी इनकम हो गई और कैपिटल बजटिंग को मिक्स कर दिया है उसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, वो आया कि नहीं अभी तक आपके? करा नहीं तो आज उतारेंगे सर। उतारते टाइम ध्यान रखना है, एक अच्छा क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट, लीज से ही कनेक्टेड एक चैप्टर है जिसको हम हायर परचेज कहते हैं। क्या आप हायर परचेज का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं? अरे अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना कभी आपने। आप एक एसेट खरीद लेते हैं और पहले दिन से ही उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको एक छोटा सा डाउन पेमेंट भर करना पड़ता है और बाद में आप इंस्टॉलमेंट्स में उसका पेमेंट करते हैं। As soon as you pay the last installment, asset की ऑनरशिप आपको दे दी जाती है। हालांकि टैक्स पर्पज से आप पहले दिन से ही एसेट के ऑनर माने जाते हैं और वहीं से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। होता यह है कि जैसे 5 लाख की एसेट है और अगले ने बोला 1 लाख डाउन पेमेंट दे दो, तो अब जो बचे 4 लाख हैं उसको वो बोलेगा कि 1.5 लाख की 4 किश्तों में चुका दो। तो बचे 4 और अगला मांग रहा है 1.5 लाख की 4 किश्तें, तो आप दे देंगे कितना? 6। तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख आप पे कर रहे हैं, दीज आर हायर चार्जेस। तो जैसे इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, ऐसे आपको हायर चार्जेस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। कैश फ्लोज क्या होंगे हायर परचेस ऑप्शन में? देखिए छपा इधर, लीज और लोन के अलावा एसेट को अक्वायर करने का तीसरा तरीका। इसमें कोई थर्ड पार्टी फाइनेंस नहीं करती आपको, जो बंदा एसेट सेल कर रहा है उसी को इंस्टॉलमेंट्स आप पे करते हैं। मैंने तो रेयरली कहीं सुना है कि हायर परचेज चलता हो। लीज फिर भी सुनने में आता है, लोन तो खैर सबसे कॉमन तरीका है, मगर हायर परचेज, एग्जैक्टली हायर परचेज जिसमें कि सेलर को इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो आप, किसी फाइनेंसर को नहीं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? इतने ऑडिट्स किए हैं आपने, कहीं देखा किसी क्लाइंट की बुक में हायर परचेज? नहीं है चलन में। फॉलोइंग आर द वेरियस कैश फ्लोज अंडर हायर परचेज ऑप्शन। आउटफ्लो ऑफ डाउन पेमेंट, ओके। आउटफ्लो ऑफ हायर इंस्टॉलमेंट्स। अब इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी है और हायर चार्जेस भी है। जिस लोन ऑप्शन में जिस चीज को आप इंटरेस्ट कहते हैं, यहां पर उसको क्या बोलेंगे? हायर चार्जेस। इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन हायर चार्जेस, इनफ्लो ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, इनफ्लो ऑफ सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू क्या हम मालिक हैं? कैश फ्लो ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑन कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस। वैसे तो ये लोन ऑप्शन जैसा ही है, तो नया कुछ नहीं है सीखने को, पर इस तरह के क्वेश्चन में 2 नए एक्साइटिंग फीचर्स डाल दिए जाते हैं जो लोन ऑप्शन में भी डाले जा सकते हैं, मगर यहाँ हायर परचेस ऑप्शन में डालें। एक तो ये रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते हैं क्वेश्चन में। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड फ्लैट रेट? Can somebody explain it? Can somebody hold the mic and explain it to the class?
that what is reducing rate of interest and what is flat rate of interest? Raise your hand. अपनी जगह पे खड़े होके बैठ के बोल सकते हैं, आपको इधर स्टेज पे आने की जरूरत नहीं है। और जब आप बोल रहे हैं तो आप समझें कि क्लास में मेरे अलावा बाकी सब मूर्ख हैं, किसी को कुछ नहीं आता है, मैं जो बोलूंगा वही सही होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप बोलेंगे नहीं? अच्छा चलो बोलो मत, बस कितने बच्चों को डिफरेंस पता है रिड्यूसिंग रेट और फ्लैट रेट के बीच? ओके, तो फिर बोलो ना। सर से 1 लाख रुपीज़ का लोन है और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो जो हर बार 10% फ्लैट इंटरेस्ट लगेगा, अपन इंस्टॉलमेंट भी पे करते रहेंगे तो भी 10% लगेगा, और रिड्यूसिंग में जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। एग्जैक्ट। और कोई बोलेगा? आप किसी की और हिम्मत हो रही है, आप बोलो। गलत बोलो, सही। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल में जो इंटरेस्ट होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और जो उसमें इंटरेस्ट होता है वो 10%, मतलब एक है, वो एक ही अमाउंट पूरे साल में देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बोलेंगे? गुड। नहीं सेम, पर आप बोल के तो बताओ। सर जो रिड्यूसिंग में है वो घटते क्रम में लगेगा, और जो फ्लैट में वो फ्लैट जो रहता है वो फ्लैट में ही लगेगा। देखिए बात बिल्कुल सही है, मैं थोड़ा और इस पर खुलासा कर दूं। आपने 5 लाख का लोन लिया और इंटरेस्ट ऐसा कैलकुलेट करें, आपने 10% रेट लिया, मैं भी 10% ले लेता हूं। हायर वेंडर ने बोला ब्याज 10%, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। 1 साल का 50,000, तो 5 साल का 2.5 लाख। आप बोलो भले आदमी हर साल 5 लाख पे ब्याज लगाएगा? मैं लोन चुकाता जाऊंगा तो बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा, तो जो रिड्यूस्ड बैलेंस है उस पे ब्याज लगाना ना। बोले नहीं नहीं, ये फ्लैट रेट है। फ्लैट मतलब जो नीचे 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 नहीं जाएगी, जो एक जैसी चलेगी। इनिशियल प्रिंसिपल पर पूरे लोन पीरियड में इंटरेस्ट देना पड़े, फ्लैट रेट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए, रिड्यूसिंग रेट। सस्ती कौन सी पड़ती है? रिड्यूसिंग, ऑब्वियसली। फ्लैट जो है वो महंगी पड़ती। कोई बोले फ्लैट 5%, तो मानो मोटे मोटे 9-10% पड़ेगी, लगभग डबल पड़ती है वो। पर फ्लैट रेट में इंस्टॉलमेंट निकालना निहायत ही आसान काम है। 5 लाख का लोन है, 10% फ्लैट फॉर 5 इयर्स, तो 1 साल का 10%, तो 5 साल का 50%। 5 लाख का 50%, 2.5 लाख। 5 लाख का लोन, 2.5 लाख का ब्याज, हो गए 7.5 लाख, डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, तो कितना आ गया? 1,50,000 पर एनम की इंस्टॉलमेंट। और रिड्यूसिंग रेट होती तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना पड़ता इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए। एक तो ये एक्साइटमेंट इसके अंदर डाल देते हैं। दूसरा एक्साइटमेंट क्या होता है कि इसमें मंथली हायर चार्जेस, हायर इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। तो अब अगर उसमें से हायर चार्जेस सेग्रीगेट करने हो तो मंथली लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़े। अब 3 साल का भी हो तो यार 36 महीने बहुत हो जाते हैं, और एग्जाम में टाइम वैसे ही कम पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक तरीका है कि आप सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड यूज करके इंटरेस्ट का एक टेंटेटिव कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? अब उसके लिए हमको एक्सेल चाहिएगा, वो तो आप घर से करके ला पाएंगे, ठीक है। मतलब सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या करती है, अगर आपको 5 साल बोल दें और 12 महीने बोल दें तो 60 महीने का लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। व्हाट डू यू से? और इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट महीने के महीने मिलेगा कि साल के साल? साल के साल। तो 1 से 12 महीने का इंटरेस्ट जोड़ लो, उसका 40% टैक्स बेनिफिट ले लो।
फिर 13 से 24 का ऐड कर लो, उसका टैक्स बेनिफिट ले लो, 25 से 36 को ऐड कर लो, उसका टैक्स बेनिफिट ले लो। लेंदी प्रोसेस। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड में एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, हालांकि एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, लेकिन उसमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता है और मेथड लगा करके और एक टेंटेटिव आंसर निकल आता है। कैसे? एक क्वेश्चन में ही उसको करके देखते हैं। तो हायर परचेज का क्वेश्चन नंबर 1, it says Stenchart Incorporated, a manufacturing company, is going to install a new machine costing rupees 100 crores. 100 करोड़ रुपए की नई एसेट आपको लगानी है। Salvage value of the machine after 5 years is rupees 30 crores. It can either lease the machine or purchase it on hire purchase basis. दो चॉइस है, या तो लीज पे ले लो या हायर परचेस। डिटेल्स ऑफ बोथ द प्लान्स आर एज अंडर। प्लान 1, पे मंथली लीज रेंटल for a period of 5 years at the rate of 25.9 per 1000. Payment is to be made monthly in arrear. ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको आप कर लेना। इसके लिए नीचे एडजस्टमेंट फैक्टर मंथली इन एडवांस का तो दिया है, पर मंथली इन अरियर का एडजस्टमेंट फैक्टर नहीं दिया है, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर लेना इफेक्टिव रेट अपॉन नॉमिनल रेट करके। प्लान 2, 20% डाउन पेमेंट, मतलब 20 करोड़ का डाउन पेमेंट, एंड रिमेनिंग इज पेएबल इन 36 इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स टू द हायर वेंडर। लिसन, लाइफ 5 साल है, लेकिन हायर इंस्टॉलमेंट सिर्फ 3 साल तक चलना है। अक्सर ही ऐसा ही होता है ना कि हायर वेंडर पूरी लाइफ के लिए आपसे पैसा नहीं लेता रहता है, वो पहले ही अपना पैसा रिकवर करके बाहर हो जाता है। द फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%, मतलब 1 साल का 16%, तो 3 साल का 48% है ना। तो 80 करोड़, नॉट 100 करोड़। व्हाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू मेक डाउन पेमेंट ऑफ 20 करोड़। 80 करोड़ प्लस 48% कर लेना, 80 प्लस 48%, 118.4 118.4 करोड़ देना है आपको, सब मिला के 36 किश्तों में। सो डिवाइडेड बाय 36, 3.29, ये हो गई हायर इंस्टॉलमेंट। एक बार और मैं लिख के बताऊंगा, रुक जाओ। The company allocated higher charges on the basis of sum of years digit method. Thank God, otherwise 36 महीने की टेबल कौन बनाता। मैं वैसे इससे करवा दूंगा, पर आप उस पर शक करना कि सर क्या गारंटी है कि आप जो करा रहे हो उससे आंसर अच्छा है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ही अलग ही आंसर आ रहा हो उससे। तो आप 36 महीने की टेबल बना करके भी करके देखना और फिर मैच करना कि आंसर में कितना डिफरेंस आ रहा है, और मुझे गलत साबित कर देना कि आपकी मेथड पूरी तरह से गलत थे। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन 25% WDV। डेप्रिसिएशन पूरे 5 साल तक ही लगाएंगे ऑब्वियसली। इफ द प्री टैक्स बोरोइंग कॉस्ट इज 20%, इंटरेस्ट रेट 20% है एंड टैक्स रेट इज 35%, तो KD बताइए। पीछे वालों KD बताओ। Is it 13%? Then which plan the company should select? Adjustment factor, इसको गोली मारो अपन अपना एडजस्टमेंट फैक्टर। ये मंथली इन एडवांस चाहिए ही नहीं हमको, तो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हम अपना एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो 13% है इसको तो हम एनुअलाइज रेट मानेंगे, तो ये रहेगी इफेक्टिव रेट।
तो पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी? नॉमिनल रेट निकालनी पड़ेगी। 13% केडी है ना बेटा, तो लेट अस अज्यूम कि ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो ये इफेक्टिव रेट है। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 12 रेज़ टू द पावर 12 माइनस 1। तो जरा नॉमिनल रेट निकाल के बता दीजिए। ट्वेल्व 12.08 0 12.28। अगर आपको ये भी निकालते नहीं आ रही है, मतलब कल घर जाके आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। अभी इसको नोट कर लो। और एडजस्टमेंट फैक्टर का जहां तक सवाल है, तो 13 डिवाइडेड बाय 12.28 करना। 13 बाय 12.28 1.0586। जिन बच्चों ने कल प्रैक्टिस नहीं करी थी वो ये 1.0586 नोट कर लें। खुद कैलकुलेट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती से क्वेश्चन में छपा नहीं था, तो आप अब नोट कर लें। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउन पेमेंट 20 करोड़ का आउटफ्लो है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना? नहीं, क्योंकि ये तो 0 ईयर पर है। दूसरा हम हायर इंस्टॉलमेंट्स निकाल लेते हैं। $80 करोड़। बेटा इसमें 48% ब्याज जोड़ना है। पहली बात तो 80 करोड़ कहां से आया? 100 करोड़ में से डाउन पेमेंट दे दिया 20 करोड़, तो बचा कितना? 80 करोड़। 80 करोड़ पर 48% क्यों ब्याज लगाना है? क्योंकि एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 16%। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 48%। यही तो फ्लैट रेट होता है। इस पर प्लस 48% लिखने का एक तरीका देखो, मल्टीप्लाइड बाय 1.48। बोलो, प्लस 48% करने की जगह अगर मैं 1.48 से मल्टीप्लाई करूं तो भी वही बात है क्या? क्रॉस चेक करके देख लो। 80 प्लस 48% और फिर करो 80 इंटू 1.48, कितना? 118.4। नाउ डिवाइडेड बाय 36 इंस्टॉलमेंट्स, कितना? 3.29 है क्या? अब इसको एनुअलाइज करके और इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 3.29 करोड़ की। 3.29 करोड़
multiplied by 12 multiplied by 1.0586, ये तो हो गया एनुअलाइज्ड। कितना हुआ? 41.79। Everyone check it. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 13% फॉर 3 years 2.36। एक बात बताओ, 13% से डिस्काउंटिंग करेंगे कि 12.28 से? 13, क्योंकि एनुअलाइज इंस्टॉलमेंट है तो कंपाउंडेड एनुअली रेट यानी इफेक्टिव रेट से डिस्काउंट होगी। कितना आया? 98.6। देखो, हायर चार्जेस का टैक्स बेनिफिट सबसे डिफिकल्ट आइटम है। अब जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको हायर चार्जेस पता करने पड़ेंगे, फिर उनको सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड सुना है कभी इसके बारे में? डिप्रिसिएशन लगाने की एक मेथड है ये। जैसे एक एसेट की लाइफ 3 साल है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर की डिजिट कितनी लेते हैं? 3, सेकेंड ईयर की 2 और थर्ड ईयर की 1। 3 + 2 + 1 6 कर लेते हैं। और जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख और सैल्वेज वैल्यू है 10,000। सुनो, सीपीटी से पढ़ते आ रहे हो, 11th-12th में पढ़ा है SOYD। 1 लाख की एसेट है, 10,000 सैल्वेज वैल्यू है, 3 साल की लाइफ है, तो 1 लाख में से 10,000 गया तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना आया? 90,000। फर्स्ट ईयर की डिजिट 3, सेकेंड ईयर की डिजिट 2, थर्ड ईयर की डिजिट 1। 3 + 2 + 1 6। 90,000 डिवाइडेड बाय 6 15,000 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 45,000 पहले साल का डेप्रिसिएशन, 30,000 दूसरे साल का डेप्रिसिएशन, 15,000 तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। नहीं सर, मेरे को तो नहीं आया। अरे भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। 10 साल की एसेट होती तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के रेशो में डेप्रिसिएशन लग जाता। तो नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं टैक्स बेनिफिट ऑन हायर चार्जेस। सबसे पहले हायर चार्जेस निकाल लें कितने हैं। लो जी, बहुत आसान बात है। 80 करोड़ का 48%। अरे 80 करोड़ तो मूलधन है और 48% ब्याज है। ब्याज नहीं, उसको क्या बोलेंगे? हायर चार्जेस। 80 करोड़ का 48% करो, 38.4। ये तो आसान तरीका है। चलो इसका मुश्किल तरीका बताता हूं मैं। उल्टा चलते हैं। 3.29 की एक इंस्टॉलमेंट दोगे आप। ऐसे कितने पेमेंट करने हैं आपको? 36। तो 3.29 मल्टीप्लाइड बाय 36 118.4 तकरीबन आप पे कर दोगे सब मिला के, जबकि आपको देने थे केवल 80 करोड़ रुपए।
तो माइनस 80 करोड़ रुपए कर लो, लगभग 38.4 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो आप। ये क्या है? हायर चार्ज। अरे यार सीधी बात है, 16% एक साल का, तो 3 साल का 48% तो हो गया ना 38.4 करोड़। अरे अपने चेहरे की पोजीशन तो थोड़ी चेंज कर लो, ऐसे की जगह थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको 3 साल में बांटना है, सो डिवाइडेड बाय 3। बेटा ऐसा है कि अगर आप रिड्यूसिंग रेट पे भी इंटरेस्ट लगाते हैं तो शुरुआती सालों में ब्याज ज्यादा होता है, बाद में कम होता जाता है। डू यू अग्री? क्यों शुरू में ज्यादा? क्यों? शुरू में फुल प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, फिर जैसे जैसे रीपेमेंट होता है तो रिड्यूस्ड बैलेंस के ऊपर ब्याज लगता है। इसीलिए एसओआईडी लगा रहे हैं, क्योंकि एसओआईडी भी शुरू में बड़ा फिगर लेता है और बाद में वो फिगर क्या होता जाता है? छोटा। 5 4 3 2 1 रिड्यूस होता है। तो एसओआईडी थोड़ा सा रेप्लिकेट करेगा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल को। लेकिन अब एक दिक्कत क्या है कि 36 महीने हैं, तो 36 35 34 33 33 32 31, ऐसे नीचे कहां तक आना पड़ेगा? 1 तक। करो करो, फिर से करो एक बार, कितना ही कर लो मगर करना तो ऐसे ही पड़ेगा। हाँ, एक फायदा हम जरूर ले लेंगे कि महीने के महीने टैक्स बेनिफिट तो मिलना नहीं है, तो इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। 36 से 25 तक उतर आएंगे, ये 1 साल हो जाएगा। फिर 24 से 13 तक उतर आएंगे, ये दूसरा साल हो जाएगा। और 12 से 1 तक उतर आएंगे, ये तीसरा साल हो जाएगा। तो ये इसकी सब स्टेप नंबर 1, सब स्टेप नंबर 2। इसमें मैं क्या करने वाला हूं देखो, ईयर 1 2 3, सम ऑफ ईयर्स डिजिट। सुनिए, 3rd ईयर में, या एक कॉलम और अगर आपको बनाना हो तो बना लो, मैं इस साइड लिख देता हूं, आपको जरूरत लगे तो उसको एक कॉलम बना लेना। 3rd ईयर में 1 to 12 है, 2nd ईयर में 13 to 24 है, और 1st ईयर में 25 to 36 है। उल्टा चलता है ना रिड्यूसिंग ऑर्डर। 1 से 12 का टोटल लगा लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। या तो ऐसा कर लो, या थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो लगा लो, n/2 n+1। हेलो, n/2 n+1 सुना है कभी? नहीं सुना है तो टोटल लगाओ, 1 धन 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अरे फॉर्मूला कैसी तैसी जोड़ लो, 78 आया। ऐसे ही 13 से 24 और 25 से 36 भी जोड़ लो। $222 कितना आता है? 366, और इसका लगा लो टोटल 666 है क्या? अब जो 38 करोड़ है उसको इस रेशो में बांट दो। चलो मेरे साथ आप सॉल्व करो। 38.4 डिवाइडेड बाय 666, आई रिपीट 38.4 डिवाइडेड बाय 666 इक्वल टू m+। ये मेमोरी में स्टोर हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 366 कर लो, 21.1।
फिर मेमोरी रिकॉल इंटू 222, 12.80। फिर मेमोरी रिकॉल इंटू 78, 4.50। बढ़ गए हायर चार्जेस 3 साल में बिना लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाए, और शुरू में ज्यादा और बाद में कम और उसके बाद में और कम। ये बेटा सम ऑफ इयर्स डिजिट मेथड रिवर्स ऑर्डर में ही चलता है ना। पहले महीने की डिजिट होगी 36, दूसरे महीने की 35, तो 12वें महीने की आएगी 25, तो 36 से 25 तक फर्स्ट ईयर, फिर 24 से 13 तक सेकेंड ईयर, फिर 13 से नीचे गिरे तो 12 से 1 तक थर्ड ईयर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको 2 कॉलम और बनाना है, मैं नहीं बना रहा हूं, आप बनाओ। एक कॉलम टैक्स बेनिफिट एट द रेट ऑफ जो भी है 35%, एक कॉलम टैक्स बेनिफिट एट 35%, और एक कॉलम प्रेजेंट वैल्यू एट 13%। लिख लो टैक्स बेनिफिट एट 35% एंड प्रेजेंट वैल्यू एट 13%। इसका 40% टैक्स बेनिफिट ले लो और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। थ्री 666 कैसे आया? कैलकुलेटर ऑन करो। 36 प्लस 35 प्लस 34 प्लस 33 प्लस 32 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 26 प्लस 25, 366। n/2 n+1 तो इस पे लग भी नहीं पाएगा ना, वो तो 1 to 12 पे लगेगा। फिर n/2 n+1 यहां लगाना है तो आप 1 से 36 का कर लो और उसमें से पहले वाले को माइनस कर लो, ऐसे। 1 से 12 पे n/2 n+1 लगा लो, उसके बाद 1 से 24 पे लगा लो और 1 से 12 वाला माइनस कर लो, फिर 1 से 36 पे लगा लो और 1 से 24 वाला माइनस कर लो। समटाइम्स फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा कंबरसम हो जाता है, रादर देन फटाफट फटाफट टोटल लगा लो, अपने करना क्या है। बेटा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अधूरी है तो आपका जो ऑन पड़े वो अजम्पशन ले लो, आप उसको फिर आफ्टर टैक्स अज्यूम कर लो। मतलब इसके पहले सब आफ्टर टैक्स मानेंगे, इसके पहले तो इसमें भी आफ्टर टैक्स, फिर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा होता, बोरोइंग रेट नहीं लिखा होता। हाँ, इसके 40% टैक्स, हाँ जी 35% टैक्स बेनिफिट, फिर उसकी 13% से प्रेजेंट वैल्यू, फिर टोटल 11.14। 11.9 कैसे आया चेक करो। 11.14 अप्रोक्सीमेटली 11.13 कितना आ रहा है? सबका अलग अलग आ रहा है, सत्यानाश कर दिया रे तुम सबने मिलके। 11.14 आ रहा है। इसकी डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसका टोटल लगा लो, उसका 35% कर दो, वैसे भी कर सकते हो। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ओ भाई ये शॉर्टकट है,
इसका प्रॉपर मेथड है 36 महीने का लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना। ये कुल मिला के आ गया जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसके टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू। अब एक आया डेप्रिसिएशन के टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी मेथड है? इसमें अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं 25% WDV डेप्रिसिएशन। स्टेप नंबर 4 टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला तो आप भूल चुके होंगे फॉर श्योर। हाँ कर रहे हैं नालायक बेशर्मो कुछ तो। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 100 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R डिवाइडेड 1 माइनस D डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर N होल डिवाइडेड बाय R प्लस D इंटू D इंटू T। सुनो इस फॉर्मूले को याद रखने का आसान तरीका। स्टॉप एवरीबडी। नॉर्मल फॉर्मूला आपका एन्युटी का क्या होता है? 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R टू द पावर N डिवाइडेड बाय R। ये तो आता है ना। तो यहां से हमने क्या करा? D माइनस कर लिया क्योंकि डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट चाहिए तो डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया। तो फॉर्मूला ने ऑब्जेक्शन ले लिया। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? D काय को घटाया? गलत बात है ये। मुझसे पूछना चाहिए था पहले। आपने बोला चलो अच्छा गुस्सा मत हो वापस जोड़ देते हैं। ऑब्वियसली ये लॉजिक नहीं है, निमोनिक है, याद रखने का तरीका है। और चूंकि हम डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं तो ये देखिए डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट और इन एनी केस कॉस्ट ऑफ एसेट तो मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि कितने की एसेट पे डेप्रिसिएशन ले रहे हैं वो तो पता चले। जिनको मैथ्स का कीड़ा हो तो मैं ये फॉर्मूला डिराइव करके भी दे सकता हूं। जीपी के सम का फॉर्मूला है ये। और यहां एक प्रिकॉशन लेने को बोला था मैंने। डिवाइडेड बाय 1.13 5 बार इक्वल टू मत कर देना। कर दिया, बहुत बढ़िया। मेरे साथ करो। 0.75 डिवाइडेड बाय 1.13 इक्वल टू, फिर एक बार इनटू प्रेस करो, फिर 4 बार इक्वल टू, सीधे 5 बार इक्वल टू प्रेस करा तो 0.75 की पावर तो 1 ही रह जाएगी और 1.13 की पावर 5 हो जाएगी। समझ गए? 0.75 डिवाइडेड बाय 1.13 1 2 3 4 5 गलत। 0.75 डिवाइड बाय 1.13 इक्वल टू, फिर 1 इंटू, फिर 4 इक्वल टू। $20.06। दो स्टेप और है। एक सैल्वेज वैल्यू जो कि 10 करोड़ है, कितनी है? 30 करोड़। 30 करोड़ इंटू 5वें साल का फैक्टर 437 5437 27
16.4828। सर मेरे को ये नहीं आ रहा है। अरे भाई ये तो ऐसे ही शॉर्टकट के बतौर बना दिया है, आप बकायदा 5 साल की टेबल बनाओ, अच्छे से आएगा फिर। लास्ट स्टेप, टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल गेन, टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस, गेन, जो भी अभी देखते हैं या कल करेंगे इस स्टेप को। चलो अरे जल्दी जल्दी मजा नहीं आएगा, 2 तरह से बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, थोड़े मजे मजे से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। विल डू इट टुमारो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत स्पीड से जा रहे हैं हम क्लास में? रेज योर हैंड, कितने बच्चों को स्पीड ज्यादा लगती है? आपका कुछ इनिशियल छूट गया हो तो फिर मत हाथ उठाना वोटिंग में। रेगुलर क्लास में आ रहे हैं और स्पीड ज्यादा लग रही है, ऐसे बच्चे हाथ उठाओ। और कितने बच्चों को कम लग रही है स्पीड? और कितने बच्चों को बराबर लग रही है कि बराबर है? और ये जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से कितने बच्चों को तेज लग रही है स्पीड? वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं कैसे देखूंगा यहाँ से? ठीक है, ओके, थैंक यू।